अफगानिस्तान के खौफनाक मंजर से कहानी की शुरुआत होती है। ये वो वक्त था जब वहां वॉर चल रहा था। चारों तरफ सिर्फ गोलियां चल रही थी, बम के धमाकों की आवाज थी। इसी बीच हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर 30 साल की एक लड़की होती है। उसके सामने उसका पति है जो पूरी तरह से पैरालाइज है। वॉर के दौरान उसकी गर्दन में गोली लगी थी। तब से वो ऐसे जमीन पर बेसुध पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी पूरी निष्ठा के साथ उसकी देखभाल करती है। बाहर चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी गोलियां चल जाए, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती। वो हमेशा अपने पति का ध्यान रखती है। दिन भर कपड़े भिगोकर उसके शरीर को साफ करती है, उसके जल्दी ठीक होने की दुआ मांगती है। वो सारा दिन अपने पति से अकेले में बात करती रहती है, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि उसका पति उसकी बातें सुनता भी है या नहीं। वो उसे होश में लाने के लिए नए नए नुस्खे आजमाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी तरफ से उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। वो जैसे का तैसा पड़ा रहता है। जब वो बीमार पड़ा था तब डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 हफ्तों के अंदर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे वो महिला परेशान होने लगी थी। उसे समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो दिन भर अपने पति के सामने बैठकर उसे सारी बातें बताती रहती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। इन सब परेशानियों की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन भी खराब हो रही है। पर उसके साथ जो उसकी 2 बेटियां होती है, जिनसे वो बहुत प्यार करती है, वही उसका आखिरी सहारा है। उन्हें देखकर वो अपने गम को थोड़ा सा कम कर लेती है। एक दिन उसकी दोनों बेटियों ने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है। घर में राशन का एक भी दाना नहीं बचा था और ना ही पीने का पानी था। ये देखकर महिला बहुत परेशान हो जाती है। वो दोनों बच्चियों को लेकर अपने पड़ोसी के पास जाती है और पूछती है क्या आज पानी वाला आया था। उसकी पड़ोसन कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद वो दवा की दुकान की तरफ बढ़ती है। इसी बीच वहां पर बहुत सारे लड़ाके आ जाते हैं, यानी कि मिलिटेंट्स, जो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, बम फोड़ने लगते हैं। पर अब लोगों को इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। हर रोज गोली की आवाजें, बम के धमाके यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। इसीलिए वो डरने की बजाय अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। महिला जैसे तैसे एक दवा की दुकान पर जाती है और अपने पति के लिए दवाइयां मांगती है। दुकानदार ने साफ मना करते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें और दवाइयां नहीं दे सकता। तुम्हारा उधार पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम पुराना कर्जा भी चुका पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें और कर्जा नहीं दे सकता। इन सब बातों को सुनकर वो महिला बहुत ज्यादा परेशान और निराश हो जाती है। वो वापस अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसके पति के खाने का वक्त हो चुका है। भले वो बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, निढाल पड़ा रहता है, और उसे पता है कि उसके शरीर को पोषण की जरूरत है। वो पानी में नमक डालकर पाइप के जरिए उसके मुंह के अंदर पहुंचाती है। महिला को ये भी नहीं पता कि उसका पति उसे सुन सकता है या नहीं। फिर भी वो बाहर जाने से पहले हमेशा उसकी परमिशन लेती है। वो उसे बताती है कि बाहर किस काम से जा रही है। ये सब बताने के बाद वो थोड़ी देर तक अपने पति के चेहरे को देखती है और फिर बाहर निकल जाती है। इस महिला का पूरे शहर में सिर्फ एक ही रिश्तेदार बचा है, और वो उसकी आंटी है जो उसके बगल में रहती है। दरअसल उसके जितने भी रिश्तेदार थे वो सब के सब शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं, और अब वो अपनी आंटी के घर मदद मांगने के लिए जाती है। और जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर एक अनजान औरत होती है जिसने दरवाजा खोला होता है। महिला अपनी आंटी के बारे में पूछती है। वो औरत कहती है कि मुझे नहीं पता, इस घर पर हमारा कब्जा है। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम यहां से चली जाओ। ये सब जानने के बाद वो पूरी तरह से अंदर से टूट जाती है, क्योंकि अब उसका दुनिया में कोई नहीं बचा। पड़ोस में उसकी एक ही रिश्तेदार उसकी आंटी थी, जो अब इस शहर को शायद छोड़कर जा चुकी है। घर वापस आकर वो अपने पति को बताती है कि आंटी शायद यहाँ से चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। बच्चे भूखे हैं, घर में खाना नहीं है, ना ही पीने का पानी है, और बाहर हर तरफ मौत है। उसने अपने पति से कहा, आपकी माँ और आपके भाई भी शहर को छोड़कर चले गए हैं। उन लोगों ने एक बार भी मुझे या मेरी बच्चियों को नहीं बताया कि वो शहर को छोड़कर जा रहे हैं।
क्योंकि उन्हें आपकी हालत के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो जिम्मेदारी से भाग गए। दरअसल जब महिला का पति पूरी तरह से ठीक था, तो किसी भी शख्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस घर की तरफ उंगली भी उठा दे। कोई मिलिटेंट इस घर की तरफ देखता भी नहीं था। वो मिलिटेंट्स की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसके अपने साथियों ने उसे धोखा दिया और उसकी गर्दन में गोली मार दी, जिसके बाद वो पैरालाइज हो गया। वो महिला पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने बेबसी में आसमान की तरफ देखा और भगवान से अपने और अपने बच्चों की रक्षा की दुआ करने लगी। तभी अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज आई। वो कमरे में गई। बच्चियां भूख से बेहाल थी। रात होते होते इलाके की बिजली भी चली गई। उसने एक लैंप जलाया और सब उसके पास बैठ गए। उन दो मासूम बच्चियों को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके पिता को क्या हुआ है। उन्हें लगता था कि उनके पिता उनसे नाराज है, इसीलिए उनसे बात नहीं करते। वो बार बार अपनी माँ से पूछती, लेकिन वो महिला उन्हें कुछ नहीं बताती। रात में वो अपने पति के कमरे में आई और उसके पूरे शरीर को साफ किया। अगली सुबह वहां पर एक डॉक्टर आया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पति का मुआयना करना है। महिला ने हिचकिचाते हुए बहाना बनाया कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, इसीलिए आपका अंदर आना ठीक नहीं है। मैं इस वक्त पाक नहीं हूँ। आपको कुछ समय बाद आना चाहिए, तभी मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। डॉक्टर उसकी बात मान जाता और कहता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक तुम इसके जख्मों का ख्याल रखना और देखना कि जख्म भरे या नहीं। डॉक्टर के जाने के बाद महिला अंदर आई और उसने अपने पति के जख्मों को देखा। काफी देर देखने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि जख्म बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। वो जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। तभी बाहर से लाउडस्पीकर पर उसे कुछ अनाउंसमेंट सुनाई देती है। जब उसने खिड़की से झांका तो उसे पता चला कि मस्जिद में बहुत सारे हथियार बांटे जा रहे हैं, ताकि सारे लोग उन हथियारों से अपने अपने घर की रक्षा कर सकें। महिला समझ जाती है कि जल्द ही कोई बड़ा हमला होने वाला है। वो अपनी बेटियों को लेकर पास ही के तहखाने में जाती है, जहां पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, और तभी हमला हो जाता है, जिस वजह से वो अपने पति को यहाँ पर नहीं ला पाती। और जब कुछ देर के बाद धमाके बंद हो जाते हैं, तो घर में अपने पति के पास जाती है। वो देखती है कि उसके चेहरे पर धूल और मिट्टी है। आंखें साफ करने के लिए वो आई ड्रॉप उसकी आंखों में डालती है, और तभी उसे खिड़की से बाहर एक टैंक घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि अगला हमला जल्दी होने वाला है। पर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, हमला दोबारा शुरू हो जाता है। घर की खिड़की चकनाचूर हो जाती है। चारों तरफ ईंट पत्थर बिखर जाते हैं। महिला को तुरंत तहखाने में अपनी बच्चियों का ख्याल आता है। वो भागकर नीचे जाती है और अपनी बच्चियों को गले से लगा लेती है, और तब तक उन्हीं के साथ रहती है जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती। हमला रुकने के बाद जब वो बाहर आई तो देखा कि पूरी खिड़की टूट चुकी है। वो कमरे की सफाई करने लगी ताकि रहने लायक जगह बना सके। उसका पति अभी भी बेसुध लेटा हुआ होता है। तभी अचानक वहां कुछ मिलिटेंट्स घुस आते हैं, जो सीधा उसके पति पर बंदूक तान देते हैं। मगर वो महिला उस वक्त कमरे में नहीं, बल्कि तहखाने में छुपी हुई थी। मिलिटेंट्स ने देखा कि आदमी बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो वो उसे मरा हुआ समझकर उसकी घड़ी और शादी की अंगूठी छीन लेते हैं। वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कोई कीमती सामान नहीं मिलता। अब वो उस आदमी को गोली मारने वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर बगल में पड़ी उसकी सेना वाली यूनिफॉर्म पर पड़ती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कभी उन्हीं की तरह एक मिलिटेंट हुआ करता था, इसीलिए वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब महिला ऊपर आती है तो घर की हालत देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने पूरे घर को तहस नहस कर दिया, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसका पति अब भी जिंदा है। तभी पड़ोस से खबर आई कि कुछ लोगों ने पड़ोसियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर वो महिला अंदर से कांप जाती है। वो समझ गई कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हर पल मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। वो अपनी बच्चियों को इस नर्क में नहीं रख सकती, इसीलिए वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ उसी घर में पहुंच जाती है जहां पर कभी उसकी आंटी रहा करती थी। फिर उसी औरत ने दरवाजा खोला और कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, यहां से चली जाओ। हताश होकर वो महिला अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बाहर रास्ते पर बैठ गई। जब उस घर की औरत ने खिड़की से देखा तो उसका दिल पसीज गया। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजा खोला और महिला के हाथ में एक पर्ची थमा दी, जिस पर एक होटल का एड्रेस लिखा था।
उस होटल में प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं। महिला उम्मीद के साथ उस होटल पहुंच जाती है जहां पर उसे अपनी आंटी मिल जाती है जो अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी। उसकी आंटी बच्चियों को देखकर बहुत खुश होती है। महिला ने अपनी आंटी को अपने घर के आसपास के हालात बताए और कहा कि वो जगह बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चियों को आप अपने पास रख ले। उसकी आंटी उसकी बात मान जाती है। बातचीत के दौरान उसने अपनी आंटी से पूछा कि आप इस बदनाम दुनिया में कैसे आ गई। तब उसकी आंटी ने अपनी दर्दनाक दास्तां सुनाई। उसने कहा कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई थी। शादी के कई सालों बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरे ससुर ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो हर रोज आकर मेरी इज्जत लूटा करता था। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। वो मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था और मेरे शरीर पर उसकी हैवानियत के अनगिनत निशान थे। एक दिन तंग आकर मैंने उसका कत्ल कर दिया। वहां से भाग निकली। तब से मैं आजाद हूं। यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि अब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। प्रोस्टिट्यूट तो मैं उस वक्त भी थी जब मैं अपने ससुर के बिस्तर पर मजबूरी में तड़पती थी। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने के बाद उसने महिला को कुछ पैसे दिए। वो अपने पति के पास घर लौट आई। अब वो अपने पति के सामने बैठकर अपनी जिंदगी का एक एक पन्ना खोलने लगी। उसने कहा कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी आपने मेरी खूबसूरती की तारीफ नहीं की और ना ही कभी ये बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। आपके भाइयों ने हमेशा मुझसे ज्यादा तमीज और प्यार से बात की। जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी आप कभी मेरे पास नहीं थे। मुझे हमेशा आपसे डर लगता था। आप जब भी मेरे साथ सोने आते थे तो हमेशा जबरदस्ती करते थे। मैं कभी भी तैयार नहीं होती थी। आपको पता है आपके भाई और आपकी माँ यहाँ से क्यों चले गए? उन्हें पहले से पता था कि वॉर होने वाली है। ये बात शायद आपको भी पता थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी। आपकी 2 बच्चियां भी हैं। आपने उनके बारे में भी नहीं सोचा। आप हमेशा अपने काम में अंधे रहे। आप इतने व्यस्त थे कि शादी के दिन भी आप खुद नहीं आए। मेरी शादी आपकी तस्वीर से हुई थी। मुझे आपको समझने का वक्त ही नहीं मिला। आप आते और सीधा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते और मैं भी सहती गई, क्योंकि अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो आपकी माँ बांझ बोलकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देती। सिर्फ अपने बच्चों की वजह से मुझे जबरदस्ती सहनी पड़ी। मैंने पूरी जिंदगी मर्दों को सिर्फ एक दरिंदे के रूप में देखा है। एक लड़की अपने जीवन में सबसे पहला मर्द अपने पति को देखती है। मेरे पिता बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। उन्हें पक्षियों को पालने का जुनून था। वो दिन भर उन्हें तैयार करते और जुए में उन पर सारी कमाई दांव पर लगा देते। जब वो हार कर घर वापस आते तो मुझे और मेरी माँ को बेरहमी से पीटते। मैंने हमेशा यही देखा है कि मर्द बहुत कठोर होते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। मेरे पिता के जुए की लत हद से बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने सब कुछ हारने के बाद अपनी 12 साल की मासूम बड़ी बेटी यानी कि मेरी बड़ी बहन को दांव पर लगा दिया और वो बाजी भी वो हार गए। एक बूढ़ा आदमी हमारे घर आया और मेरे पिता ने अपनी बच्ची को उसके साथ भेज दिया। ये देखकर मैं खौफ से भर गई। मुझे लगा कि अगला नंबर मेरा होगा। तब मैंने उस पालतू पक्षी को पिंजरे से निकाला और बिल्ली के सामने फेंक दिया। बिल्ली ने उसे मार डाला, लेकिन झपट्टा मारते हुए एक पंजा मेरे चेहरे पर भी मार दिया, जिसका निशान आज भी मौजूद है। मेरी परेशानियां कभी खत्म नहीं हुई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय आपकी मौत हो गई होती तो मेरा ब्याह आपके किसी भाई से कर दिया जाता और शायद तब मैं ज्यादा महफूज रहती। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। वो अपनी आंटी के पास पहुंची और रोते हुए कहा कि वो दिन भर अपने पति के सामने पागलों की तरह बड़बड़ाती रही और अपने दिल का सारा गुबार निकालती रही, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि उसका पति उसकी बातें सुन भी रहा था या नहीं। ये सुनकर उसकी आंटी ने उसे संग सबर यानी कि पेशेंस स्टोन, धैर्य के पत्थर की एक प्राचीन कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक ऐसा जादुई पत्थर हुआ करता था जिसे लोग अपने सारे गहरे और छुपे हुए राज बताते थे। वो ऐसा तब करते थे जब तक उनके अंदर का सारा दर्द बाहर ना निकल जाए, और जिस दिन इंसान के सारे राज बाहर आ जाते थे वो पत्थर अपने आप ही हजारों टुकड़ों में बिखर जाता था और उस राज को अपने साथ ही दफन कर देता था। उसके बाद वो इंसान हमेशा के लिए आजाद हो जाता था। जब कोई इंसान पूरी तरह से बेसुध और अपाहिज हो जाए तो वो भी संग सबर बन जाता है। वो एक पत्थर की तरह है जिसे तुम अपने सारे राज बता सकती हो।
ये सुनने के बाद महिला को यकीन हो गया कि उसका पति उसका संग सबर है। अगले दिन वो उसके पास पहुंची, उसके शरीर को नहलाया धुलाया और 10 साल की शादी में पहली बार उसके होठों पर किस किया। उसने कहा, आज भी मुझे वो पहली रात याद है जब आप मेरे करीब आए थे। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस भयानक रात के दर्द के बारे में मैं आज भी बात नहीं करना चाहती, जब आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। आपकी माँ ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि उन्हें बच्चा चाहिए, और मुझे लगा था कि बच्चा सिर्फ इसी दर्द से पैदा होता है। जब वो ये बातें कर रही थी तभी उसे बाहर कुछ आहट सुनाई दी। खिड़की से देखने पर पता चला कि पड़ोसी एक लाश को दफन कर रहा है। तभी वहां पर वही डॉक्टर दोबारा आया, लेकिन महिला ने उसे अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि उसके पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर को लौटा दिया। तभी उसे खबर मिली कि इलाके में सेना के सिपाही आ चुके हैं, क्योंकि उसका पति एक मिलिटेंट रह चुका था। अगर सिपाहियों को पता चला तो वो उसे मार देंगे। उसने तुरंत अपने पति को छुपा दिया। थोड़ी देर बाद 2 सैनिक अंदर आए, जिनमें से एक कमांडर था और दूसरा युवा सिपाही। वो पूरे घर की तलाशी लेने लगे। इन दोनों को देखकर महिला को डर लगा कि कहीं वो उसके साथ जबरदस्ती ना करे। खुद को बचाने के लिए उसने कमांडर से झूठ बोल दिया कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। जो सुनते ही कमांडर नफरत से भड़क गया और बोला, मैं इस घर में क्यों आया? तुम जैसी नापाक औरतों से मुझे दूर ही रहना चाहिए। वो उसके ऊपर थूक कर चला गया। महिला ने अपने हाथ में एक चाकू भी छुपा रखा था, क्योंकि अगर कमांडर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता तो वो उसे मार देती। रात को सोने से पहले वो अपने पति से कहती है कि मेरे और भी बहुत सारे राज हैं जो मैं आपको कल बताऊंगी। अगली सुबह आवाजें होने पर उसने अपने पति को छुपाकर दरवाजा खोला। सामने वही युवा सिपाही खड़ा था, जो उम्र में बहुत छोटा था और इससे पहले कभी किसी महिला के करीब नहीं गया था। वो किसी भी कीमत पर उस महिला के साथ संबंध बनाना चाहता था। उसने बहुत सारे पैसे फर्श पर फेंक दिए और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और उसने महिला के साथ जबरदस्ती की। कुछ देर के बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद महिला फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फिर उसकी नजर उन पैसों पर पड़ी जो नीचे पड़े थे। उन पैसों को लेकर वो बाहर गई और खाना और दवाई लेकर घर वापस आई। समय बीतने के साथ वो सिपाही दोबारा आया, लेकिन इस बार उसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, क्योंकि महिला तैयार थी। उसे पैसों की जरूरत है, तभी वो अपने पति और अपनी बच्चियों को जिंदा रख सकती है। पर अब उसे ये करना भी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि पहली बार कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था। ये बात वो अपने पति को बताती है। साथ ही उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि उस लड़के ने, उस सिपाही ने जो उसके साथ किया, वो इतना गलत नहीं था जो उसके खुद के पति ने उसके साथ किया था। असल में उसके पति ने कई बार उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थी। वो अपने पति से कहती है कि असली बलात्कारी तो आप हैं। अब एक दिन जब वो बाहर से लौटती है तो देखती है कि घर की खिड़की और दरवाजे किसी ने ठीक कर दिए थे। वो समझ गई कि ये काम उसी सिपाही का है। इस बार वो लड़का जब उससे मिला तो उसने कहा, मैं बस आपके साथ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। वो दोनों अंदर आकर बैठ गए। लड़के ने अपनी कमीज उतारी और अपने शरीर के खौफनाक जख्मों को दिखाते हुए रोने लगा। उसने कहा कि मैं एक अनाथ हूँ। मेरे कमांडर ने मुझे अपने पास रखा और हर रोज सिगरेट पीकर मेरे पूरे शरीर पर बुझाता रहा। मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। मैं कभी किसी के गले नहीं लगा। ये सुनकर महिला का दिल पिघल गया और उसने उसे गले से लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि इस युद्ध में हर इंसान अपनी अपनी दर्द की लड़ाई लड़ रहा था। अगले दिन जब महिला घर आई तो दरवाजे पर कुछ फल और एक सोने की चेन रखी थी। वो समझ गई कि उसी सिपाही लड़के ने ये तोहफा उसके लिए रखा है। जिंदगी में पहली बार कोई उसे एक औरत की तरह सम्मान और प्यार दे रहा था। वो ये सारी बातें अपने पति को बताती रही और अब बताते बताते उसे एहसास हुआ कि उसे उस सिपाही लड़के से प्यार हो गया है। उसे लगा कि ये गुनाह है और उसने ऊपर वाले से माफी मांगी। आखिरकार एक दिन उसने अपने पति की तरफ देखा और कहा कि अब मैं आपको अपना आखिरी और सबसे बड़ा राज बताना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने कई बार अपने बच्चों को पेट में मारने की कोशिश की थी। जानते क्यों? क्योंकि वो दोनों बच्चे आपके नहीं है। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि कमी आप में है, मुझ में नहीं। लेकिन आपकी माँ इस बात को कभी नहीं मानती और मुझे बांझ कहकर घर से निकाल देती। तब मैं अपनी आंटी के पास गई और उन्होंने मेरी मदद की। मैं डॉक्टर के बहाने दूसरे मर्दों के साथ सोती थी, जिनकी मैंने कभी शक्ल तक नहीं देखी थी। जल्दी मैं प्रेग्नेंट हो गई।
मुझे आज भी नहीं पता कि मेरी बच्चियों का असली बाप कौन है। ये खौफनाक सच सुनते ही पिछले 2 महीनों से मुर्दा पड़ा उसका पति अचानक गुस्से और नफरत में पागल होकर होश में आ जाता है। वो झटके से उठता है और महिला का गला दबाने लगता है ताकि वो उसे मार दे। अपनी जान बचाने के लिए महिला ने पास पड़ा चाकू उठाया और अपने पति को उससे मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। महिला को एहसास हुआ कि उसकी आंटी की बात सच थी। उसका पति उसका संगे सबर यानी कि धैर्य का पत्थर था। जैसे उसने अपना आखिरी और सबसे भारी राज उसे बताया, वो पत्थर टूट गया। उसका पति उसके सारे गुनाह और राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चला गया, उसे आजाद कर गया। ठीक उसी समय वही युवा सिपाही लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि महिला ने अपने पति को मार दिया। जो देखकर वो समझ गया कि महिला पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगी, बल्कि अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसे अब अपनी असली ताकत और आजादी का अंदाजा हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।